हेलो दोस्तों इज़राइल एक छोटा सा कंट्री है जिसका टोटल एरिया 22,000 स्क्वायर किलोमीटर से कुछ ही ज़्यादा है। और इसकी पॉपुलेशन तो लाहौर की पॉपुलेशन से भी कम है। लेकिन 9.5 मिलियन की पॉपुलेशन वाला ये छोटा सा कंट्री इज़राइल दुनिया की जिस जगह पर लोकेटेड है वो दुनिया की सबसे कंट्रोवर्शियल जगह मानी जाती है। पिछले हज़ारों सालों से इस एरिया में लड़ाई जारी है। अब यहाँ पर कई सारे क्वेश्चंस खड़े होते हैं कि आखिर वो कौन सी रीजंस हैं कि जिसकी वजह से ये छोटा सा एरिया इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बना हुआ है। और आए रोज़ जब इस एरिया की न्यूज़ आती है तो हम सुनते हैं जैसे गज़ा पट्टी, हमास, टेम्पल माउंट, वेस्ट बैंक, मस्जिद अक्सा। तो ये सब चीज़ें क्या हैं और आखिर क्या वजह है कि सारी दुनिया के लोग मिलकर भी इस एक इशू को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों वॉइस फॉर गुड की इस वीडियो में हम आपको इज़राइल फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताने जा रहे हैं। तो ये सब जानने के लिए जुड़े रहें हमारे इस यूट्यूब चैनल वॉइस फॉर गुड के साथ। इस वीडियो में हम आपको इज़राइल की हिस्ट्री बताएंगे कि आखिर क्या हिस्टोरिकल रीजंस हैं कि जिसकी वजह से दुनिया के तीन बड़े रिलीजन्स ज्यूज़, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स इसको हासिल करना चाहते हैं और इसके कब्ज़े को लेकर आपस में लड़ते रहते हैं। दोस्तों अगर आप इज़राइल के मैप को देखें तो ये जो रेड रेड नज़र आ रहा है ये है वेस्ट बैंक और ये है गज़ा पट्टी, ये फ़लस्तीन है और बाकी सारा इज़राइल है। और बीच में आपको यरूशलेम का सिटी नज़र आ रहा है। बेसिकली ये यरूशलेम का सिटी ही इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह है क्योंकि दुनिया के दो मेजर रिलीजन्स ज्यूइज़म और क्रिश्चियनिटी दोनों के लिए ये शहर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मक्का और मदीना के बाद मुसलमानों के लिए सबसे होली सिटी भी यरूशलेम ही है जिसे मुस्लिम्स बैतुल मक़दस कहते हैं। इस तरह से आप गैस कर सकते हैं कि कैसे एक शहर को लेकर दुनिया के तीन बड़े रिलीजन्स आपस में लड़ रहे हैं और ये सिटी इन तीनों रिलीजन्स के मानने वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुक़द्दस है। दोस्तों अब हम यरूशलेम की इम्पोर्टेंस की बात करते हैं कि आखिर क्यों ये सिटी यरूशलेम इन तीन बड़े मज़ाहब के लिए ज़रूरी है और क्यों इन तीनों रिलीजन्स के लोग पिछले कई हज़ारों सालों से यरूशलेम पर कब्ज़े को लेकर आपस में लड़ते आ रहे हैं। तो दोस्तों बात शुरू होती है 147 BC से, जब ज्यूज़ की इस एरिया पर हुकूमत होती थी और इनके किंग का नाम था किंग सोलोमन। किंग सोलोमन ने इस यरूशलेम सिटी को किंगडम ऑफ इज़राइल का कैपिटल बनाया हुआ था और यहीं से बैठकर वो बाकी एरियाज़ को रूल किया करते थे। फिर बाद में किंग सोलोमन ने यरूशलेम में एक टेम्पल बनाया जिसका नाम रखा टेम्पल माउंट, जहाँ पर तमाम ज्यूज़ रेगुलरली से प्रे किया करते थे। ये वही टेम्पल था जिसे आज ज्यूज़ फर्स्ट टेम्पल कहते हैं। लेकिन फिर 586 BC में बेबीलोनियंस आए जिनके किंग का नाम था बख्त नसर। उसने यरूशलेम पर अटैक किया और ज्यूज़ के इस टेम्पल को बुरी तरह से तबाह कर दिया और बहुत से ज्यूज़ को भी मार दिया। और जो ज्यूज़ ज़िंदा बच गए उनको ग़ुलाम बनाकर वो अपने कंट्री में ले गया। फिर इसके बाद 516 BC में ईरानियंस आए। उन्होंने ज्यूज़ को कि जिनको बेबीलोनियन ग़ुलाम बनाकर अपने साथ ले गए थे उनको वहाँ से आज़ाद किया और अगेन इनको यरूशलेम में लाकर आबाद किया। और फिर यरूशलेम में एक और टेम्पल भी बनाया जिसको सेकंड टेम्पल कहा जाता है। फिर इसके बाद 70 AD में रोमन्स आए। उन्होंने इस सेकंड टेम्पल को भी डिस्ट्रॉय कर दिया जिसकी बस एक ही दीवार सही सलामत बच सकी, जिसके सामने आज ज्यूज़ अपनी इबादत करते हैं और वो इस दीवार को दीवार गरिया कहते हैं। रोमन्स ने ज्यूज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म भी किया और उनको बहुत मारा भी। और जो कुछ ज्यूज़ ज़िंदा बच गए वो रोमन से बचने के लिए मिडल ईस्ट और यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ हिजरत कर गए। फिर इसके बाद जो कुछ ज्यूज़ फैमिलीज़ पीछे रह गई थी यरूशलेम में, इनमें से एक फैमिली में जीसस की पैदाइश होती है। जीसस भी एक ज्यूज़ ही थे और वो एक ज्यूज़ फैमिली में ही पैदा हुए थे, लेकिन आगे चलकर उन्होंने ज्यूइज़म की कोर टीचिंग से हटकर क्रिश्चियनिटी की प्रीचिंग स्टार्ट कर दी। ये बिल्कुल ऐसे ही था कि जैसे गौतम बुद्ध एक हिंदू फैमिली में पैदा हुए थे और वो एक हिंदू ही थे, लेकिन आगे चलकर उन्होंने हिंदुइज़्म की कोर टीचिंग से हटकर एक नए रिलीजन की प्रीचिंग स्टार्ट कर दी जिस रिलीजन को आज बुद्धिज़्म कहा जाता है। तो दोस्तों इस सिचुएशन को देखते हुए ज्यूज़ जीसस क्राइस्ट के बहुत ही ज़्यादा अगेंस्ट हो गए और उन्होंने जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ा दिया। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था ज्यूज़ के लिए, लेकिन फिर बाद में वक्त आता है 306 AC का कि जब रोमन किंग वलेरियस की डेथ हो जाती है और उनका बेटा कि जिसका नाम था कॉन्स्टेंटाइन वो रोमन का नया किंग बनता है। नया किंग कॉन्स्टेंटाइन जो कि क्रिश्चियनिटी से काफ़ी मुतासर था वो आगे चलकर क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट कर लेता है, यानी वो क्रिश्चियंस हो जाता है, जिसकी वजह से क्रिश्चियनिटी रोमन अम्पायर में बहुत तेज़ी के साथ फैलने लगती है। लेकिन इसके साथ ही ज्यूज़ के लिए बुरा टाइम शुरू हो जाता है क्योंकि क्रिश्चियंस मानते थे कि जीसस क्राइस्ट को ज्यूज़ ने मारा था,
اس لیے اب جیوز کے اوپر بہت ہی زیادہ ظلم ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جیوز ایک بار پھر یروشلم کو چھوڑ کر یورپ اور مڈل ایسٹ کی کنٹریز کی طرف امیگریٹ کر جاتے ہیں۔ لیکن پھر آگے کچھ سینچریز تک یروشلم کا سٹی رومن امپائر کے انڈر میں ہی رہتا ہے، لیکن پھر 638 اے ڈی میں عرب آرمیز آتی ہیں جن کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں مسلم خلیفہ عمر۔ وہ یروشلم پر اپنا قبضہ بنا لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے چل کر مسلم اور کرسچینز میں یروشلم پر قبضے کو لے کر ایک سیریز آف وار ہوتی ہے جن کو کروسیڈز کہا جاتا ہے، جس میں کبھی یروشلم کرسچینز کے قبضے میں چلا جاتا ہے اور کبھی مسلمز میں، لیکن آخر میں جیت اس میں مسلمز کی ہوتی ہے اور مسلمان اس پر اپنا قبضہ برقرار رکھنے میں کامیاب رہتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یروشلم کا سٹی کیسے تین بڑے ریلیجنز کے ماننے والوں کے بیچ میں ہزاروں سالوں سے کنٹروورشل رہا ہے۔ جیوز یروشلم کو اپنا ہوم لینڈ مانتے ہیں اس لیے کہ کبھی ان کی وہاں پر حکومت ہوتی تھی اور وہاں پر ان کا ٹیمپل ماؤنٹ بنا ہوا تھا۔ کرسچنز بھی یروشلم کو بہت ہولی مانتے ہیں کیونکہ جیسس کرائسٹ وہیں پیدا ہوئے تھے اور وہیں ان کی ڈیتھ بھی ہوئی تھی کرسچینٹی کے اکارڈنگ میں، اور جہاں پر جیسس کو سولی دی گئی تھی وہاں پر ان کا ایک چرچ بھی بنا ہوا ہے جس کو کنگ کانسٹنٹائن نے تعمیر کروایا تھا، جس کا نام ہے چرچ آف ہولی سپلکر۔ اور مسلم اس سٹی کو اس لیے ہولی مانتے ہیں کیونکہ پروفٹ محمد نے، جو کہ قرآن میں بھی مینشن ہے، وہ یروشلم آئے تھے اور وہاں پر انہوں نے پرے کی تھی، جہاں پر بعد میں مسلمانوں نے ایک مسجد بنا دی جس کو الاقصی مسجد کہتے ہیں۔ اور پھر پروفٹ محمد نے وہاں پر موجود ایک پتھر پر پاؤں رکھ کر جنت کی سیر کو چلے گئے، جس پر بعد میں مسلمانوں نے ڈوم آف راک بیلڈ کر دیا۔ اس طرح سے دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے یہ یروشلم کا سٹی دنیا کے تین میجر ریلیجنز کے لیے کتنی امپورٹنس رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تینوں ریلیجن ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ ہی اس سٹی کے قبضے کو لے کر آپس میں لڑتے آئے ہیں۔ دوست، اب جیوز یروشلم سے نکل کر یورپ اور باقی دنیا میں امیگریٹ کر گئے تھے، لیکن جیسا کہ انہوں نے جیسس کو مارا تھا، اس وجہ سے یورپ میں کرسچنز کی طرف سے ہمیشہ جیوز کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا اور ان پر بہت ہی زیادہ ظلم کیا جاتا تھا۔ یورپ میں جیوز کو سیکنڈ کلاس کا سٹیزن مانا جاتا تھا اور ان کو بیسک رائٹ بھی حاصل نہیں تھے یورپ میں۔ اوپر سے جیوز سود کا بھی کاروبار کرتے تھے جو کہ کرسچینٹی میں حرام ہے، جس کی وجہ سے مزید ان کو یورپین سوسائٹیز میں حقارت کی نظر سے دیکھا جانے لگا، اور اس طرح سے طرح طرح کی پابندیاں بھی لگنا شروع ہو گئی جیوز پر۔ ایسے میں 19 سینچری میں جیوز نے ایک موومنٹ سٹارٹ کی جس کو زائنزم کہتے ہیں۔ اس کا پرپس یہ تھا کہ جیوز کو اپنا الگ ہوم لینڈ ملنا چاہیے جہاں پر ان کی اپنی حکومت ہو اور وہاں پر یہ اپنی مرضی کی زندگی گزار سکیں۔ لیکن 19 سینچری میں تو جیوز کے ہوم لینڈ یعنی یروشلم پر اوٹومن امپائر کی حکومت تھی۔ اب یروشلم میں جیوز رہتے تو تھے لیکن میجورٹی وہاں پر عرب مسلمز کی تھی، اور جیوز کی آبادی کا بہت بڑا حصہ یورپین کنٹریز میں پھیلا ہوا تھا۔ ایسے میں ٹائم آتا ہے 1914 کا، ورلڈ وار 1 کا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ورلڈ وار 1 برٹین اور جرمنی کے بیچ میں ہوئی تھی۔ برٹین نے اس ٹائم فیل کیا کہ اگر برٹین جیوز کو اپنے ساتھ ملا لے تو وہ یہ جنگ جیت سکتا ہے، کیونکہ ورلڈ وار 1 کے ٹائم پر امریکہ اور رشیا میں بڑی تعداد میں جیوز رہتے تھے۔ تو برٹین نے جیوز سے کہا کہ اگر آپ اپنی گورنمنٹس کو انفلوئنس کرو کہ وہ اس جنگ میں جرمنی کی بجائے برٹین کا ساتھ دے، تو ہم اوٹومن امپائر، جو کہ اس وقت ورلڈ وار 1 میں جرمنی کی اتحادی تھی، اس کو ہرا کر آپ کا ہوم لینڈ بنانے میں یروشلم میں مدد دیں گے۔ ایسے میں برٹین نے جیوز کے ساتھ ایک بیلفور ڈکلیریشن کے نام سے ایک ایگریمنٹ سائن کیا، جس میں برٹین نے کہا کہ برٹش گورنمنٹ جیوز کو یروشلم میں ان کے ہوم لینڈ یعنی ایک الگ کنٹری کی اسٹیبلشمنٹ میں ان کی مدد کرے گی۔ اور پھر ہوا بھی یہی۔ 1918 میں جرمنی اور اوٹومن امپائر ورلڈ وار 1 ہار گئے اور اتحادی کنٹریز نے اوٹومن امپائر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو آپس میں بانٹ لیا۔ اس طرح سے یروشلم والے علاقے کو برٹش امپائر نے اوٹومن امپائر سے لے کر اپنے قبضے میں کر لیا، اور پھر وہاں پر جیوز کو یورپ سے لا کر آباد کرنا شروع کر دیا۔ ایسے میں جیوز نے بھی ایک دی جیوز نیشنل فنڈ کے نام سے ایک فنڈ اسٹیبلش کیا، جس سے جیوز کی بہت مالی مدد کی گئی تاکہ وہ فلسطین کے ایریا میں زیادہ سے زیادہ زمینیں خرید سکیں اور وہاں پر آباد ہو سکیں۔ 1919 سے 1923 کے درمیان میں ایسٹرن یورپ سے 30,000 کے قریب جیوز فلسطین میں آ کر آباد ہوئے، اور پھر 1924 سے 1926 کے بیچ میں صرف پولینڈ سے 80,000 کے قریب جیوز فلسطین میں آ کر آباد ہوئے۔ اس طرح سے فلسطین میں اچھی خاصی آبادکاری ہونا شروع ہو گئی تھی جیوز کی۔ ایسے میں اگر دیکھا جائے تو جیوز کی بھی مجبوری تھی یروشلم میں آ کر آباد ہونا، کیونکہ جرمنی میں ہٹلر اور اس کے انفلوئنس میں جو کنٹریز تھے وہاں پر جیوز پر بہت ظلم ہو رہا تھا۔ ہٹلر نے بہت سے کنسنٹریشن کیمپس بنا رکھے تھے جہاں پر جیوز کو رکھا جاتا تھا اور ان کو مارا جاتا تھا، اور ان کی پراپرٹیز بھی ضبط کر لی جاتی تھی۔
इवन हिटलर ने उस टाइम पर 60 लाख के करीब ज्यूज़ को मारा था, जिसको आज की डेट में हम हॉलोकॉस्ट कहते हैं। 1935 में एक नरम वर्ग के नाम से लॉ भी इंट्रोड्यूस करवाया गया था जर्मनी में कि कोई भी ज्यूज़ नॉन ज्यू से शादी नहीं कर सकता था। इस तरह से देखा जा सकता है कि ज्यूज़ की काफ़ी बुरी हालत थी यूरोपियन कंट्रीज़ में, इसलिए पलस्टाइन में आकर आबाद होना एक लिहाज से ज्यूज़ की मजबूरी भी थी। ऐसे में ब्रिटेन ने ओपनली ज्यूज़ को फैसिलिटेट भी किया पलस्टाइन में आकर आबाद होने में। इस सारी सिचुएशन में इर्द गिर्द के अरब कंट्रीज़ काफ़ी नाराज़ थे कि ज्यूज़ को यहाँ पर लाकर आबाद ना किया जाए, लेकिन ब्रिटेन ने इनकी एक नहीं सुनी और ज्यूज़ की आबादकारी होती रही पलस्टाइन में। वर्ल्ड वार 2 के एंड के बाद फरवरी 1947 में ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी अर्नेस्ट ने एक स्टेटमेंट दी कि अब हम पलस्टाइन के एरिया से वापस आ रहे हैं, यानी हम अपना कब्जा छोड़ रहे हैं पलस्टाइन पर से, जो कि उन्होंने वर्ल्ड वार 1 के एंड पर किया था ओटोमन अम्पायर को हराकर पलस्टाइन पर। ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा कि अब हम जा रहे हैं, तो इस इशू को अब यूएन देखे कि इस इशू का क्या सोल्यूशन निकलता है। इस तरह से पलस्टाइन यूएन के अंडर आ गया। इसके बाद यूएन ने एक स्पेशल कमेटी बनाई जिसमें 11 कंट्रीज़ के नुमाइंदे मौजूद थे। इस कमेटी ने फ़लस्तीन को विज़िट किया और फिर एक रिपोर्ट पेश की। यूएन की इस रिपोर्ट में लिखा था कि फ़लस्तीन में 1/3 ज्यूज़ आबाद हैं और 2/3 मुस्लिम अरब आबाद हैं, लेकिन फिर भी ज्यूज़ के पास फ़लस्तीन की सिर्फ 6% ज़मीन है। तो यूएन ने कहा कि इसका सिर्फ एक ही सलूशन है कि फ़लस्तीन को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, एक इजराइल के नाम से ज्यूज़ का कंट्री बना दिया जाए और एक फ़लस्तीन बना दिया जाए, और यरूशलेम का सिटी किसी को भी नहीं देना चाहिए, इसको यूएन के अंडर में ही रहना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि यूएन में हर इशू को लेकर वोटिंग होती है, तो इस इशू पर भी वोटिंग हुई। अरब कंट्रीज़ नहीं चाहते थे कि इस ज़मीन पर इजराइल का कंट्री बने, इसलिए उन्होंने इसकी मुखालफत की, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी ने इसके हक़ में वोट दिया। इस तरह से ये लॉ पास हो गया और इजराइल एक कंट्री के रूप में दुनिया के नक्शे पर जाहिर हुआ। जैसा कि आप नक्शे में देख सकते हैं, यूएन ने काफ़ी सारी ज़मीन ज्यूज़ को दे दी थी। इस सिचुएशन में अरब कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए और उन्होंने इजराइल पर अटैक कर दिया। इजराइल हैरान कुन तौर पर इस जंग को जीत गया और इसने फ़लस्तीन के और भी बहुत से इलाकों पर कब्जा कर लिया जो कि यूएन ने फ़लस्तीन को दिए थे। इसके बाद टाइम आता है 1950 का, जब इजराइल एक लॉ पास करता है जिसका नाम था लॉ ऑफ रिटर्न, यानी कोई भी ज्यू जो दुनिया में कहीं पर भी रहता हो उसको इजराइल की सिटीजनशिप दे दी जाएगी और जब भी उसका दिल करे वो इजराइल में आकर सेटल हो सकता है। दोस्तों, फिर टाइम आता है 1956 का, जब इजिप्ट के प्रेसिडेंट जमाल अब्दुल नासिर स्वीज़ कनाल को, जो कि एशिया और यूरोप को आपस में कनेक्ट करता है, जो कि स्ट्रेटजिकली एक बहुत ही अहम पॉइंट है, इसको नासिर नेशनलाइज कर लेता है। स्वीज़ कनाल 1875 में इजिप्ट और फ्रांस ने मिलकर बनाई थी, लेकिन बाद में कुछ फाइनेंशियल इशू की वजह से इजिप्ट ने अपने शेयर ब्रिटेन को बेच दिए, जिसके बाद इस स्वीज़ कनाल को ब्रिटेन और फ्रांस म्यूचुअली कंट्रोल करने लगे। 1956 में नासिर ने स्वीज़ कनाल को ब्रिटेन और फ्रांस से वापस ले लिया और नेशनलाइज कर लिया। नासिर का कहना था कि स्वीज़ कनाल इजिप्ट की लैंड पर बना है, इसलिए अब इसे इजिप्ट ही कंट्रोल करेगा। नासिर अब चूंकि एक अरब लीडर था और उसका झुकाव भी फ़लस्तीन की तरफ था और वह इजराइल से नफरत करता था, उसने इस पर्टिकुलर टाइम पर कहा कि वो इजराइल को स्वीज़ कनाल यूज़ नहीं करने देगा। अब इस सिचुएशन में इजराइल के लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई थी, क्योंकि इजराइल की सारी ट्रेड स्वीज़ कनाल के थ्रू ही होती थी। ऐसे में इजराइल ने फ्रांस और यूके के साथ मिलकर इजिप्ट पर अटैक कर दिया और स्वीज़ कनाल तक का सारा इजिप्शियन एरिया अपने कब्जे में ले लिया। ऐसे में 1957 में अगेन यूएन अपना रोल प्ले करता है, जिसके बाद इजराइल ये सारा इलाका इजिप्ट को वापस तो कर देता है, लेकिन एक रिटन एग्रीमेंट करवाता है कि आज के बाद इजराइल को स्वीज़ कनाल से गुजरने से नहीं रोका जाएगा। इसके बाद 1964 में अरब कंट्रीज़ के लीडर ने इजिप्ट में मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम रखा PLO, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस था कि हर सूरत में, चाहे आर्म स्ट्रगल के थ्रू ही, पैलेस्टाइन को इजराइल से आज़ाद करवाया जाएगा। इजराइल ने जो अटैक किया था इजिप्ट पर, इससे नासिर बहुत ही ज़्यादा नाराज़ था, तो नासिर ने 1967 में अगेन बाकी अरब कंट्रीज़ के साथ मिलकर स्ट्रेट ऑफ तेहरान को भी ब्लॉक कर दिया, जिसके थ्रू इजराइल बाकी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड कर पाता था। अब नासिर को पता था कि इजराइल इस चीज़ से नाराज़ होकर इजिप्ट पर अगेन अटैक करेगा, इसलिए नासिर ने इससे पहले कि इजराइल इजिप्ट पर अटैक करे, बाकी अरब कंट्रीज़ के साथ मिलकर खुद इजराइल पर अटैक कर दिया। लेकिन इस बार भी इजराइल फिर जंग जीत गया और सिर्फ 6 दिन के अंदर अंदर इजराइल ने इजिप्ट का जो एरिया पहले कब्जा किया था और यूएन के बीच में पड़ने से वापस भी कर दिया था, अगेन उस पर कब्जा कर लिया और साथ ही गजा पट्टी और वेस्ट बैंक का फ़लस्तीन का एरिया भी कब्जा कर लिया।
फिर यूएनओ बीच में पड़ता है और इजिप्ट का जो एरिया था वो तो इजिप्ट को अगेन वापस मिल जाता है, लेकिन इसराइल गजा पट्टी और वेस्ट बैंक पलस्टाइन को वापस नहीं करता। इसके बाद अरब कंट्रीज ज़रा बैकफुट पे चले जाते हैं और 1969 में पीएलओ के चेयरमैन बनते हैं यासर अराफात। अब लड़ाई शुरू हो जाती है डायरेक्ट इसराइल और पीएलओ के बीच में, जिसको लीड करते हैं यासर अराफात अरब कंट्रीज़ की पॉलिटिकल और फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ। ऐसे में पीएलओ अटैक करना शुरू कर देती है इसराइल पर, प्लेन हाईजैकिंग शुरू कर देती है। इवन 1972 में होने वाले ओलंपिक्स में, जो कि जर्मनी में हो रहा था, पीएलओ इसराइल के खिलाड़ियों पर अटैक करके उनको मार देता है। इस तरह से पीएलओ अपने अटैक्स जारी रखती है इसराइल के अगेंस्ट में। वहीं पर पीएलओ के ज़्यादातर फाइटर लेबनान में रहते थे, क्योंकि आसपास इसराइल इनको ज़्यादा टिकने नहीं देता था। ऐसे में इसराइल बगैर किसी को कुछ बताए लेबनान पर भी अटैक कर देता है और 18,000 से भी ज़्यादा पीएलओ के फाइटर मारे जाते हैं। इससे पीएलओ को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचता है और पीएलओ बहुत ही ज़्यादा वीक भी हो जाता है। 1988 आज तक पीएलओ को भी रियलाइज़ हो गया कि इसराइल को ऐसे हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ऐसे में पीएलओ ने एक 2 नेशन मॉडल ऑफर किया। पीएलओ ने कहा कि जो लैंड हमें यूएन ने दी थी, हमें कम से कम वो तो दे दी जाए। हालांकि इससे पहले पीएलओ का कहना था कि वो इसराइल के वजूद को ही तस्लीम नहीं करते हैं, लेकिन अब उनके रवैये में बहुत नरमी आ गई थी। लेकिन अब की बार इसराइल वो भी देने के लिए रेडी नहीं था। ऐसे में फ़लस्तीनियन लोगों का पीएलओ से भरोसा उठने लगा, क्योंकि पीएलओ ने 2 नेशन मॉडल ऑफर किया था। इसका मतलब एक तरह से ये हुआ कि पीएलओ इसराइल के वजूद को तस्लीम कर रही है, लेकिन अरब कंट्रीज़ और स्पेशली फ़लस्तीनियन तो इसराइल के वजूद को सिरे से ही नहीं मानते थे। में एक और ऑर्गेनाइजेशन वजूद में आती है जिसका नाम रखा गया हमास। ये वही हमास है जिसने रिसेंटली इसराइल पर अटैक भी किया है और दावा किया है कि हमास ने 5,000 से भी ज़्यादा रॉकेट्स इसराइल पर फायर किए हैं और बहुत से इजरायली फ़ौजियों को मारा भी है। रिस्पॉन्स में हमेशा की तरह इसराइल ने भी गजा स्ट्रिप के एरियाज़ में अटैक किया है, जिसमें सैकड़ों फ़लस्तीनियन भी मारे गए हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल अभी भी वही है कि यरूशलेम को कौन कंट्रोल करेगा और किसको अपनी ज़मीन मिलेगी। लड़ाई अभी भी इसी चीज़ ही की चल रही है। तो फ्यूचर में इस इशू का क्या हल निकलता है, ये क्लियरली तो कोई भी नहीं बता सकता। इस इशू को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।